सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सेशन 2021-22 फर्स्ट टर्म के लिए देखेंगे और सब्जेक्ट हमारा है सोशल साइंस जिसका कोड है 087। और ये जो आपका सैम्पल पेपर है ये ऑफिशियल है, यानी सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टर्म का जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल यही पैटर्न, बिल्कुल यही फॉर्मेट होगा उसका। ठीक है, जितने सेक्शंस यहाँ पर हैं, हर सेक्शन में जितने क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेम फॉर्मेट रहेगा। टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 रहेंगे, यानी 40 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। अब थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन अगर हम देख लें तो इस पेपर में 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 24 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से कोई से 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कोई 18 करने हैं। और इसी तरह सी में 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके केस बेस्ड होंगे, या आप कह सकते हो सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चन होंगे कि एक केस दे दिया होगा या सोर्स दे दिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह 12 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 10 ही करने हैं। सेक्शन डी के अंदर आपको 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे और दोनों ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे ही जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स इक्वल हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर हम बात कर लें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे वो कितने होंगे, देखो सेक्शन ए में आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, बी में आपको 18 करने हैं, सी में आपको 10 करने हैं और डी में आपको 2 करने हैं। तो टोटल आपका 50 हो गया, 50 क्वेश्चंस हो गए और 40 मार्क्स हो गए। यानी इसका मतलब एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन का मार्क्स जो है इक्वल होगा। तो इस हिसाब से हर क्वेश्चन आपका 0.8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 8 5 40 मार्क्स टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का ना होकर 0.8 मार्क्स कैरी करेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सेक्शन ए करते हैं। इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 24 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर दिया नहीं हुआ, लेकिन साइंस वाले सैम्पल पेपर में दिया हुआ है कि आपको जैसे 24 में से 20 करने हैं। अगर इन केस आप 20 से ज़्यादा कर दोगे तो क्या होगा, ये सवाल उठता है ना कि मान लो गलती से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, या कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि चलो हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो 24 का 24 कर लेते हैं तो जो सारे सही होंगे वाले काउंट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। और साइंस वाले सैम्पल पेपर में दिया है, आई थिंक वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी कि जो पहले आपके 20 क्वेश्चन होंगे वही काउंट किए जाएंगे। यानी अगर आपने 20 किया अटैम्प्ट तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 20 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिया आपने, 21, 22, 23 इस तरह से आपने अटैम्प्ट कर लिया, तो उस केस में जो पहले 20 क्वेश्चन होंगे वही आपके काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लें कि आपको मान लो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कोई 3 आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ऐसे पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपको पहला वाला क्वेश्चन आता था, आपने कर दिया, चौथा आता था और 5वां आता था। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन कर दिए। अब आपको ऐसा लगा कि यार एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं, या गलती से आपने सेकंड वाला भी अटेम्प्ट कर लिया। तो उस केस में जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो फर्स्ट जो 3 अटेम्प्ट होंगे वही काउंट होंगे। जैसे पहला वाला काउंट होगा, सेकंड वाला काउंट होगा और 4th वाला काउंट होगा। थर्ड वाला तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो इस तरह से यही 3 काउंट होंगे आपके। ये 5th वाला जो आपने अटेम्प्ट किया था वो फिर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, आपको सिर्फ 24 में से 20 ही क्वेश्चन करने हैं। अगर ज़्यादा करोगे तो स्टार्टिंग के जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे वही काउंट कर लिए जाएंगे कि पहले 20 क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप। यंग यूरोप किसने फाउंड की थी? तो भाई आपने पढ़ा होगा, सिंपल से आप बता सकते हो, उसका नाम क्या था, गिज़ेप्पे मैज़नी। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो जो एक्ट पास हुआ था 1707 में, उससे क्या हुआ था, उसका क्या रिजल्ट था? तो उससे हुआ ये था कि यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था, जो अलग अलग रीजन्स थे उनको मिलाकर यूनिफाइड ग्रेट ब्रिटेन बना दिया गया था। तो इसका भी बी वाला ऑप्शन सही होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ज़ोल्वेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ज़ोल्वेरिन के बारे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बात कह रहा है? तो आपने पढ़ा होगा ज़ोल्वेरिन क्या है, मैंने अच्छे से डिटेल में से बात की थी कि ज़ोल्वेरिन आपका क्या था, एक कस्टम यूनियन था जो कि 1834 के अंदर इसे बनाया गया था। और किसने इस चीज़ को शुरुआत की थी? तो वो आपका प्रशिया था। ठीक है, और बाद में फिर जर्मनी के और स्टेट
इससे जुड़ गए थे, ठीक है। तो इसको क्यों बनाया गया था? तो ये जो ज़ुल्विनिन था, यानी ये जो कस्टम यूनियन था, ये एबॉलिश कर रहा था टैरिफ बैरियर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, अलग अलग जगह पर कोई भी सामान आप लेकर कहीं जा रहे हो तो हर जगह आपको रुकना पड़ता था, वहाँ टैक्स देना पड़ता था और बहुत सारी करेंसीज थी, तो ये बड़ी झंझट वाला काम था। तो इस यूनियन की वजह से फ़ायदा ये हुआ था कि पहले जो ऑलमोस्ट 30 करेंसीज थी वो कम होकर अब 2 करेंसीज हो गई थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? पहली बात तो एक कस्टम यूनियन था और प्रशिया ने स्टार्ट किया था, तो देखो इट वॉज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हुई थी 3 वॉर्स विद प्रशिया एंड एंडेड विद विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? यानी वो कौन से 3 कंट्री थे जिन्होंने प्रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आखिरकार वो कंट्रीज जीत गए और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो पाया। तो जर्मन यूनिफिकेशन वाला जो टॉपिक है आपके बुक में वहाँ पर दिया हुआ है, वो कंट्री आपके ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस थे। इन्होंने प्रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और तीनों कंट्रीज जीत गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच द पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी? तो वो कौन सी आइडियोलॉजी थी, कौन सी विचारधारा थी, यानी कौन सी सोच थी जिसके अंडर में लोगों ने ये डिमांड उठाई थी? किसकी डिमांड? फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी मार्केट आज़ाद होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला होगा, लिबरलिज्म, क्योंकि लिबरलिज्म का मतलब ही फ्रीडम होता है, आज़ादी होता है, स्वतंत्रता होता है। और ये चीज़ भी आपके बुक में क्लियरली लिखी है कि अगर हम लिबरलिज्म जो वर्ड है उसको इकोनॉमिक्स की फील्ड में देखें, इकोनॉमिक स्फीयर में देखें, तो लिबरलिज्म क्या करता है? इट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से करेक्टली मैच्ड पेयर हैं? यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में और किस एरिया में वो ग्रो किए जाते हैं उससे रिलेटेड बात कही गई है। तो एक एक ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। चलिए मैं इसका आंसर भी बताता रहूँगा। जैसे ग्राउंड नट है तो वो असम के अंदर नहीं होता, कहाँ होता है? मैंने आपको पढ़ाया है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। अच्छा, ये कैसा क्रॉप है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका खरीफ क्रॉप है, ठीक है। टी की बात करें, टी कहाँ होती है? गुजरात में? नहीं भैया, गुजरात में नहीं होती, असम में होती है। और कहाँ होती है? जो दार्जिलिंग के पहाड़ी वाले इलाके हैं ना, जो हिल्स हैं, वहाँ पर होती है, ठीक है। तो बस ये 2 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सबसे ज़्यादा असम के अंदर होती है। सी वाला ऑप्शन है, कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटका में। तो हाँ, ये बात सही है, कर्नाटका में होती है और केरल में भी होती है और तमिलनाडु के अंदर भी होती है, ठीक है। तो इनमें से अगर और कोई ऑप्शन आपको दे दिया गया तो भी आप इस तरह देख लेना कि कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटका के अंदर, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, यानी साउथ के रीजन में आपको ये देखने को मिल जाएगी। शुगर केन की बात करें तो भाई छत्तीसगढ़ नहीं है, जो यूपी वाले हैं अच्छे से जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? यूपी के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर भी होती है और कर्नाटका में भी होती है, लेकिन मेनली आपका यूपी के अंदर होती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। 7th क्वेश्चन है, पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड? यानी ऐसी ज़मीन है जिसको लगभग 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ दिया गया, उस पर खेती बाड़ी कुछ नहीं की जा रही है, तो उस ज़मीन को हम क्या कहेंगे? देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बैरन लैंड यानी बंजर ज़मीन, तो भाई बंजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बंजर जो बैरन लैंड होती है ना, यानी जो बंजर ज़मीन होती है, वो ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। ये कहते हैं ना कि एकदम बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी ग्रो करना चाहोगे तो ग्रो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या कहा जा रहा है कि वहाँ खेती नहीं की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है खेती नहीं कर सकते, बल्कि छोड़ दी गई, वहाँ पर खेती नहीं हो रही है, तो बैरन नहीं होगा। फॉरेस्ट लैंड ये भी नहीं होगा भाई, जंगल नहीं है। ग्रेजिंग लैंड ये भी नहीं होगा। तो आपने फैलो लैंड की जो डिफिनीशन पढ़ी होगी ना, तो वहाँ ये चीज़ देखी होगी। 2 देखा होगा आपने। एक तो आपका करंट फैलो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई ज़मीन ऐसे ही छोड़ दी गई हो 1 साल या 1 साल से कम के लिए, ठीक है, उस पर कल्टीवेशन ना हो रहा हो, ठीक है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, तो उसे हम करंट फैलो कहेंगे। और उसके अलावा 1 से लेकर 5 साल तक के लिए अगर हमने छोड़ दिया तो ये भी फैलो लैंड के अंदर ही आएगी, लेकिन करंट फैलो के अंदर नहीं आएगी। तो बेसिकली फैलो लैंड के अंदर ही आपका करंट और अदर देन करंट फैलो आता है। तो यहाँ पर 1 to 5 के बारे में बात की जा रही है, यानी ये डी वाला ऑप्शन होगा, फैलो लैंड। 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेड टू डिस्कस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल इन 1922? तो 1922 में इन्वायरमेंट को लेकर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपकी रायो डी जेनेरो अर्थ समिट हुई थी। कहाँ है ये? ब्राज़ील के अंदर। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। 9th वाला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, ठीक है, अलग अलग टाइप की लैंड है, चाहे प्लेन हो, माउंटेन हो, आइलैंड हो, प्लेटू हो, ठीक है। तो यहाँ हमसे ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट? तो यहाँ पर जो पेरेनियल फ्लो है रिवर का, पेरेनियल मतलब जो सारा साल पानी जिनमें बहता रहता है, तो कौन सा फीचर है
जिसकी वजह से जो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो पेरिनियली फ्लो करती है, यानी सारा साल उसके अंदर पानी फ्लो करता रहता है। तो देखो बेसिकली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक नॉर्थ वाला हिस्सा है, एक साउथ वाला हिस्सा है। साउथ में बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं, और जो साउथ की रिवर्स है ना, उनमें पानी आने का कारण क्या है? जो रेन होती है, बारिश होती है, उसकी वजह से इसके अंदर पानी फ्लो करता है। यानी उसके आसपास के रीजन के अंदर जो पानी है वो बहकर रिवर में आएगा और फिर रिवर वो बहेगी। लेकिन नॉर्थ साइड में आपके क्या है? माउंटेन्स है, पहाड़ है। तो नॉर्थ से यानी पहाड़ी एरिया से जो रिवर्स निकल रही है, जैसे यमुना हो गई, इंदस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये सारी जो रिवर्स हैं ये माउंटेन से निकल रही होती हैं। और माउंटेन्स में क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं, यानी बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं। तो वो जब पिघलते हैं तो वो क्या होगा? पानी में कन्वर्ट होंगे। तो वो कहाँ से निकलेंगे? इन्हीं रिवर्स के अंदर ही फ्लो होंगे। तो नॉर्थ से जो रिवर्स आ रही होती हैं उनके अंदर पानी आने के दो कारण हैं। एक तो ग्लेशियर जो मेल्ट कर रहे हैं उससे पानी निकलेगा, और दूसरा जो रेन होती है, बारिश होती है, उससे पानी आएगा। इसी वजह से जो नॉर्थ की रिवर्स होती हैं, जो भी आसपास नॉर्थ की रिवर के रहता होगा, इंदस के आसपास या गंगा नदी के आसपास, यमुना के, तो जानता होगा इसमें हमेशा पानी बह रहा होता है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? माउंटेन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 10th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी यानी इंसान की हरकत है, जो कंट्रीब्यूट कर रही है सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड की क्वालिटी को कम करने के लिए, लैंड को बर्बाद और ख़राब करने के लिए इंसान की कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी हरकत है जो कि रिस्पॉन्सिबल है? तो भाई पहले ही ऑप्शन हमारा सही मिल गया, डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को काटना, फॉरेस्ट को ख़त्म करना, यही सबसे बड़ा गुनाह है। बाकी अगर बी वाला ऑप्शन देखो, क्रॉप रोटेशन, यानी ये टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं? जब फर्टिलिटी को हमको मेंटेन रखना होता है, ठीक है। और शेल्टर बेल्ट, ये हमारा लैंड डिग्रेडेशन से बचाता है। और प्लॉइंग क्या है? यानी खेत की जुताई। तो भाई ये तो अच्छी चीज़ है। तो ए वाला ऑप्शन इसका होगा कि भाई डिफॉरेस्टेशन ही इंसान की ऐसी काम है जो कि लैंड को बर्बाद कर रही है। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने अडॉप्ट किया था मेजॉरिटेरियनिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी अपने संविधान के अंदर मेजॉरिटेरियनिज्म किसमें लिया था? तो ऐसा घंघोर पाप करने वाला कौन था? ये आपका सी, श्रीलंका था। यही लोग थे होशियार बन रहे थे। तो बेसिकली मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में आपको पता होगा कि ये क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। यहाँ पर क्या होता है? एक ऐसे बिलीफ, ऐसे सोच का नाम है जहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, यानी वो लोग जिनकी पॉपुलेशन उस देश के अंदर ज़्यादा है, हम कहेंगे ये मेजॉरिटी में, तो मेजॉरिटी वाले लोग इस चीज़ में विश्वास करें कि भाई चूँकि हमारी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है इसलिए हमारे हिसाब से देश चलेगा, हम रूल करेंगे, हमारी मर्जी चलेगी, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा काम कौन कर रहा था? श्रीलंका वाले ही कर रहे थे। अब 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है जो ऑप्शंस दिए उनमें से? तो आपने ये पढ़ा होगा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों चाहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, यानी क्या रीज़न है पावर शेयरिंग का? तो मेनली आपको बुक में मैंने पढ़ाया भी है कि दो रीजंस हैं। पहला रीज़न क्या है कि पावर शेयरिंग गुड है यानी अच्छी है, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से जो झगड़े हैं, लड़ाई होने के, कॉन्फ्लिक्ट होने के जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी ये चांसेस रहती है कि झगड़े ना हो इसकी वजह से, ठीक है, यानी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा क्या था कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, यानी आत्मा है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, तो हाँ कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है और इसमें तो नहीं है, तो हाँ देखो यही है, ये समाज में लोगों को आपस में झगड़े की चांसेस को कम कर देता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 13th वाला क्वेश्चन है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम में तीसरी तरह की जो गवर्नमेंट थी, और कौन सी गवर्नमेंट थी ये आपको बताना है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, तो कौन सी थी? वो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होता था कम्युनिटी गवर्नमेंट में, ज़रा याद करो। पहले ये बताओ कि कैसे बनती थी। इसमें क्या था, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिटी थी, ठीक है, जैसे एक डच कम्युनिटी हो गई, फ्रेंच कम्युनिटी हो गई और जर्मन कम्युनिटी हो गई, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। तो इन सब की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती थी जो कि इनके कल्चर से रिलेटेड मामले को देखती थी, यानी इनकी संस्कृति से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड भी और लैंग्वेज से रिलेटेड। तीन चीज़ें थी बेसिकली, ये याद रखना, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड। जितने भी मामले हैं उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी थी? इस कम्युनिटी गवर्नमेंट की। तो यही वो तीसरी गवर्नमेंट थी। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आपने दो तरीके के फेडरेशन पढ़ा होगा, सेकेंड चैप्टर जो आपका फेडरलिज्म है उसमें मैंने पढ़ाया है,
एक तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लें तो आसान हो जाएगा कि कहाँ पर किस कंट्री में होता है। देखो, कमिंग टुगेदर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, वो आपस में समझौता करते हैं कि चलो हम लोग मिल के एक देश बना लेते हैं। ठीक है, एक यूनिट बन जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी अलग अलग फेडरेशंस थी, अलग अलग स्टेट्स थे जो कि आके मिल गए। तो ऐसा आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, नाम से ही आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहले क्या था, अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स थे, उन्होंने आपस में समझौता किया और आपस में यूनाइट हो गए। ठीक है, तो उनका यूनाइटेड स्टेट्स बन गया अमेरिका का। तो यूएसए में होता है, और आपका स्विट्जरलैंड में भी यही फॉलो होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही होता है। तो ये 3 कंट्री हैं इंपॉर्टेंट। बाकी होल्डिंग टुगेदर का ही बता दूं, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा कंट्री होता है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया एग्जाम्पल किसका है, होल्डिंग टुगेदर का। उसको स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कंट्री एक है, उसके अंदर अलग अलग स्टेट बना दिया और अलग अलग स्टेट को हमने अलग अलग अपनी पावर दे दी। ठीक है, तो ऐसा इंडिया के अंदर होता है। हमारे ऐसा नहीं था कि वो स्टेट अलग है, इधर उधर अलग है, हमारा एक पूरा देश था, उसमें हमने अलग अलग स्टेट्स बना दिए। इसलिए जब स्टेट के बारे में आगे पढ़ोगे तो वहाँ ये देखोगे कि टाइम टू टाइम स्टेट्स बनते गए, जैसी ऐसी ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे नए स्टेट्स बनते गए। तो होल्डिंग टुगेदर में आप इंडिया के एग्जाम्पल ले सकते हो, स्पेन में भी ऐसा ही है और बेल्जियम में भी यही चीज़ है, होल्डिंग टुगेदर वाला। तो हमें कमिंग टुगेदर की बात कर रहा था, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो इतनी डिटेल देखो आपको एक क्वेश्चन में मैंने साथ में दे दी, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आप यहाँ से कर ले जाओगे। दोनों चीज़ मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दी यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सैम्पल पेपर ऑप्शन बताता जा रहा हूँ कि ये लगा लो वो लगा लो, वो तो आप डाउनलोड कर लोगे मार्किंग स्कीम, तो आंसर वहाँ दिया हुआ है। मेन चीज़ ये है कि आपको कुछ सीखने को मिले, तो वो चीज़ मैं यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं 15th वाला क्वेश्चन, वाई इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है। देखो, हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होता है, यानी आपका जो तीनों ऑर्गन है, 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। एक तो आपका लेजिस्लेचर होता है, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव होता है और तीसरा आपका जुडिशरी होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि ये जो तीनों हैं इनकी पावर बराबर है, कोई छोटा बड़ा इसके अंदर नहीं है। हाँ, अपनी अपनी पावर अलग अलग है, इसके पास कुछ है, एग्जीक्यूटिव के पास कुछ है, जुडिशरी के पास कुछ है, लेकिन इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में यही होता है। ऑप्शन वाइज देख लेते हैं, जुडिशरी मोर पावर, तो गलत है भाई, मोर पावर किसी के पास नहीं होती। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल, हाँ ये बात सही है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट आइडियोलॉजी, नहीं आइडियोलॉजी से कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर। इन्फ्लुएंस कोऑर्डिनेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यही बी वाला ऑप्शन सही होगा कि सारे जो ऑर्गन्स हैं आपके, चाहे आप जुडिशरी बात कर लो, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, सब एक ही लेवल पे होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 16 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडियाज़ फेडरल सिस्टम, यानी इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर जो सेंटर है और जो स्टेट है उनके पास पावर होती है टू लेजिस्लेट का मतलब कानून बनाना, ऑन ऑल दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन, यानी कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों लोग ही कानून बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। तो वो आपका सी होगा ऑप्शन, कॉन्करेंट लिस्ट। इसी के अंदर क्या होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। 17 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर अंडर द आर्टिकल 371A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 371A, अच्छा आपने बहुत सुना होगा, अब तो शायद कोई नहीं भूलेगा। आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर में लगा था, जिसको हटाया गया था, तो वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर दे रहा था। तो ऐसा ही आपका आर्टिकल 371 है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे ना, उनको स्पेशल पावर देता है। तो ABC करके ऐसे कई ठो है। तो जो 31A है ना, वो नागालैंड के लिए, नागालैंड वालों को स्पेशल पावर देता है। 18 वाले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। बेकिंग, यानी बेकरी वगैरह का जो काम होता है वो किसके अंदर आता है। देखो, बेकरी बेसिकली आपका फूड प्रोसेसिंग के अंदर आता है, जहाँ फूड को हम प्रोसेस करते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो आपका होता है जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर फूड प्रोसेसिंग, और एक सेकेंडरी के अंदर आता है। तो जो बेकिंग है ना, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, सेकेंडरी वाले के अंदर। बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, आउटसोर्सिंग। इसका मतलब होता है जैसे कोई कंपनी है, वो किसी दूसरी कंपनी को हायर कर ले कि भाई ये हिस्सा, जैसे मान लो कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसमें
एक जो काम है प्रोजेक्ट के अंदर वो किसी बाहर कंपनी को दे दे कि भाई ये काम तुम निपटा देना, तो इसी को हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। बाहर से एक सोर्स हम बुला रहे हैं, यानी बाहर से किसी की हम सर्विस ले रहे हैं, तो ये आपका टर्चरी सेक्टर के अंदर आता है। बैंकिंग भी आपका टर्चरी के अंदर आएगा। तो हमसे प्राइमरी की बात की जा रही है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अगर आपको अब ये कहोगे कि ये सारे जो ऑप्शन है बेकिंग, आउटसोर्सिंग, ये क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, तो भाई सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सिर्फ ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है। बाकी बेसिक इतना तो पता ही है आपको ना कि फार्मिंग प्राइमरी में आता है, तो बस एक ऑप्शन सही होगा, सी लगा दिया, बाकी ऑप्शन तो आपको देखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो ये जो डिफिनीशन है जहाँ पर इसका मेजरमेंट होता है कि कितनी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है 7 साल या उससे ऊपर की एज ग्रुप में, तो ये किसकी डिफिनीशन है? लिटरेसी रेट की डिफिनीशन है। ठीक है। 20th वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ। तो आपको सही मीनिंग बतानी है एवरेज इनकम की। क्या होता है भाई एवरेज इनकम? किसी भी देश के अंदर जितनी भी टोटल कमाई हो रही है, ठीक है, टोटल इनकम जो हो रही है देश के अंदर वो लिख लो, और जितने लोग देश के अंदर रहते हैं यानी पॉपुलेशन, यही आपका एवरेज इनकम होता है। तो देखो किस में आ रहा है, टोटल इनकम तो है यहाँ पर, अर्निंग पॉपुलेशन नहीं, अर्निंग वाली नहीं, टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 21st वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है। तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या चीज़ें होती हैं? जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है तो बेसिकली 3 मेन चीज़ होती है जिसको देखा जाता है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है। एक तो आपका एजुकेशन हो गया, दूसरा आपका हेल्थ हो गया, और तीसरा आपका इनकम हो गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी वाला ऑप्शन लग रहा है, हेल्थ एजुकेशन इनकम, और तो कोई नहीं है, इन्फॉर्मेशन फाइनेंस। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन इनकम। 22nd वाला क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। यानी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, यानी इन्वायरमेंट की जो हमारी क्वालिटी कम हो रही है, इन्वायरमेंट हमारा जो बर्बाद हो रहा है, उसके जो नतीजे हमको देखने को मिलेंगे, तो वो नतीजे ना ही स्टेट ना ही नेशन बाउंड्री देखेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप यूपी में बैठ के पोल्यूशन कर रहे हो और कहो कि भाई इसका सिर्फ जो प्रॉब्लम होगी वो यूपी वाले ही झेलेंगे, उसके आसपास की जो स्टेट है वो भी झेलेंगे। इसी तरह कोई कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है या डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, कोई भी इन्वायरमेंट नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो आसपास के देश को भी पड़ेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट भी जब तबाही आती है ना, वो ये नहीं देखती कि हाँ इस कंट्री में बर्बादी करना है, यहीं तक बाउंड्री है, वो कहीं भी फैल सकती है। तो ये जो बात कही जा रही है ये किससे रिलेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है कि हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ये स्टेटमेंट बाकायदा आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट हो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो उसी का रीज़न हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को नुकसान होगा तो वो ना ही देश ना ही स्टेट की बाउंड्री देखेगा, सबको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। 23rd वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे आपको पेड लीव हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, जैसे रिटायरमेंट वगैरह पे जो पैसे मिलते हैं वो हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, इस तरह की फैसिलिटी आपको मिलती है। तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। डेली वेज वर्कर वर्किंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट, भाई रोज़ाना की जो मजदूरी करने वाले लोग हैं कि भाई रोज़ कमाओगे और रोज़ तुम्हारी कमाई के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं है, क्योंकि जब काम पे जाएंगे तभी इनको पैसा मिलेगा। जिस दिन घर बैठ गए उस दिन कौन आके पैसा देगा इनको? ठीक है, मजदूर वगैरह हो गए, ये लोग क्या कैसे काम करते हैं डेली बेसिस पे। तो यहाँ कोई पेड लीव वाला सिस्टम नहीं कि छुट्टी ले घर बैठ जाओ। इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, हाँ ये होगा, ऐसा इंजीनियर जिसको नौकरी के सारे जो बेनिफिट जो कि मिलने चाहिए, जैसे पेड लीव हो गया, हेल्थ बेनिफिट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी और ऑप्शन देख लो, क्लीनिंग स्टाफ, प्राइवेट स्कूल जो क्लीनिंग स्टाफ हैं उनका क्या है? देखो कोरोना में कितने स्कूल कितने दिन तक बंद थे, तो बहुत सारे जो सफाई करने वाले थे उनको या तो बिल्कुल ही निकाल दिया कि भैया आप स्कूल ही बंद है, तुमको क्यों रखें, या बहुत अच्छे थे तो उनको सैलरी कम करके दी, ठीक है, शायद ही कोई होगा जो पूरी सैलरी दिया होगा। खास तौर से क्लीनिंग स्टाफ को तो कोई नहीं पूछता, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल में ये सब कोई नहीं देखा जाता। टेलर है भाई, जब काम करेंगे जितने कपड़े सिलेगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है, तो इसका ये बी वाला ऑप्शन सही है। 25th वाला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मनरेगा है आपका 2005 में जो आया था, पहले नरेगा था, इसका नाम बदल के महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, ठीक है, मनरेगा हो गया। स्टेट्स अ गारंटी ऑफ मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं उनको इस बात का भरोसा दिलाया जाता है कि आपको साल में 100 दिन का काम हम देंगे, ठीक है। अगर मान लो काम है ही नहीं तो कहाँ से फालतू बुलाएं,
तो अगर 100 दिन का काम उनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, 100 दिन के लिए उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस मनरेगा के तहत, ठीक है। मान लो कोई मजदूर, उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सरकार ने कहा 100 दिन का हम तुमको काम देंगे, और काम देंगे मतलब उसका पैसा मिलेगा। अगर काम नहीं मिल पा रहा है, मान लो 80 दिन का ही काम मिला, 20 दिन का नहीं मिला, तो उसके बदले में इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि आपको अलाउंस देना पड़ेगा, यानी भत्ता देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आपके पास काम नहीं है, काम नहीं करा सकते, फिर भी आप उनके खर्चे पाने के लिए पैसा दो। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा हो सकता है। पे द कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ दीज डेज, यानी उन डेज के बदले में आप कुछ कंपनसेशन दो, कुछ पैसा वगैरह दो, यानी मुआवजा। कंपनसेशन मतलब मुआवजा होता है। तो ए वाला ऑप्शन सही, बाकी और भी देख लेते हैं। प्रोवाइड स्कीम फॉर सेम, नहीं कोई स्कीम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। 1/3% ऑफ अलाउंस, यानी ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है कि 1/3 देना है। हेल्थ केयर कॉम्पिटिशन नहीं, यहाँ पर ये भी नहीं है। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा, पैसा वगैरह देना पड़ेगा उन दिनों के बदले जिस दिन काम नहीं मिला। मान लो 80 डेज मिला, तो जो 20 दिन का टाइम था जहाँ पर काम नहीं मिला, उस 20 दिन का कुछ पैसा देना पड़ेगा, पूरा नहीं तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। उनमें से आपको सिर्फ कोई से 20 करने थे। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो 22 क्वेश्चन टोटल में से आपको 18 करने हैं। फॉलोइंग इमेज द पर्सनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद रोमांटिक एरा एंड रेवोल्यूशन ऑफ 1848, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो भाई ये जो इमेज बनी है वो किसकी है? तो आपने पढ़ा होगा, जानते हो कि इसी जर्मेनिया की इमेज है। ये जर्मनी की जो एलोगरी थी, यानी जर्मन नेशन को जो दिखाया गया था एक फीमेल फिगर में, उसे हम एलोगरी कहते हैं ना, तो वो क्या थी? जर्मेनिया थी। सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहाँ पर नोट पॉइंट है, फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर, ये जो है ये जो क्वेश्चन है 25 वाले के बदले में नीचे दिया हुआ है जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, इनका सर्टिफिकेट वगैरह जिनका बना हुआ है, ठीक है, उनको ये जो इमेज सही से नहीं देख सकते, उनके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ये करेंगे, हर कोई ने करना, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रशियन किंग हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। तो जर्मन एम्परर किसको घोषित किया गया था जो सेरेमनी हुई थी वर्सलीज के अंदर? तो वो आपका ए वाला ऑप्शन होगा, विलियम फर्स्ट। इसी को जर्मन का जो एम्परर है, जर्मन का सम्राट, महाराज बनाया गया था, ठीक है, विलियम फर्स्ट। 26 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या दिया है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट बल्कन नेशनलिज्म, ठीक है। बल्कन्स वाला जो लास्ट का टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री के, उसमें इसके बारे में दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट हम देखते हैं, बल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ऑटमन एम्पायर। तो वहाँ पर जो झगड़ा हुआ था वो ऑटमन एम्पायर की वजह से था। बात सही है, क्योंकि ये जो बल्कन रीजन था ना, ये ऑटमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। तो और ये लोग चाह रहे थे कि ऑटमन एम्पायर से हमें आज़ादी मिल जाए, अपने हिसाब से जिए, इसीलिए सारे झगड़े हो रहे थे। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द रीजन कंप्राइज ऑफ इथनिक ग्रुप। यहाँ पर बहुत सी जातियाँ रहती हैं, जैसे आपका ग्रीक्स हो गया, सर्ब्स हो गया, मॉन्टेनिग्रो हो गया, ठीक है, इसके अलावा और भी रहती थी। तो ये 3 तो रहती थी, तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू स्टैब्लिश दियर आइडेंटिटी। तो भाई ब्रिटिश या नहीं, ब्रिटिशर तो यहाँ कब्जा करने आए थे बाल्कन्स में, ये लोग अपनी रोटी सेकने आए थे। तो यहाँ पर कोई अपनी पहचान बचाने की बात नहीं थी, इनका तो खुद का अपना देश था, यहाँ पर आए थे बस कब्जा करने के लिए। तो पहला दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड, ये ए वाला, ठीक है। 27 वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द वीवर्स इन साइलेसिया रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। तो 1845 के अंदर साइलेसिया के अंदर जो विद्रोह हुआ था, वहाँ जो बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले थे, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर, उनके खिलाफ। तो क्या रीज़न था उनके झगड़े का? तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा तो ये जानते होगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, ठेकेदार, इन्होंने पेमेंट कम कर दी थी। जितना मान लो पैसा देते थे पहले, मान लो पर यूनिट 100 रुपीज़ दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ जो करेंसी चल रही होगी, तो उन्होंने कम कर दिए थे, 80 कर दिया था। इन्होंने कम तो कर दिया था, लेकिन जो वीवर थे, बुनकर थे, वो नहीं मान रहे थे। वो कहते भाई हमको 100 ही चाहिए। तो उनके हिसाब से जब 80 इन्होंने पेमेंट किया तो कहा 20 हमारा बचा हुआ है, तुमको देना पड़ेगा आज नहीं कल। इस तरह ही घटाते जा रहे थे, 80 के बाद 60 कर दिए। तो कहा कि नहीं भैया हमको 40 और चाहिए। तो इनके हिसाब से ये लोग जोड़ रहे थे कि भाई इतना हमारी कमी है। तो जब ये लोग कम करते गए तो फिर एक टाइम आया कि इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और कहा कि जो भी पैसा तो हमारा दबा के बैठे हो, जो कम करे हो ना, वो हमको वापस दो, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन कौन सा होगा, कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे दियर ड्यूज, यानी जो बकाया पैसा था उन्होंने पे नहीं किया था। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी आप देखें, अपॉइंटेड फ्यू हाई पोस्ट, हाई पोस्ट ऐसी कोई बात नहीं थी वहाँ पर। यूज गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसी बात नहीं थी। गिव लोन ऑन हाई इंटरेस्ट, लोन की बात नहीं थी। भाई काम कराते थे, उसके बदले में पैसा देते थे, तो वही जो पैसा कम कर रहे थे, मतलब पैसा कम दे रहे थे, तो इसी बेसिस पे सारा झगड़ा हुआ था। तो ये वाला इसका सही होगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन।
28 वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर जो नेशन स्टेट बना था, ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन पूरा बना था, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या था, वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से नेशन स्टेट बन पाया। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं ए वाला, 1688 के अंदर मोनार्क ऑफ ब्रिटेन फॉट वॉर अगेंस्ट इंग्लिश पार्लियामेंट। तो वॉर कुछ नहीं हुई थी, ठीक है, लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी, तो ए वाला तो गलत हो गया। बी वाला क्या है, पार्लियामेंट थ्रू ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की। हाँ, तो ये बात सही है। देखो हुआ क्या था कि जो इंग्लिश लोग थे ना, इंग्लिश जाति के जो लोग थे ना वहाँ पर, जिनसे ये इंग्लैंड निकल के बना हुआ है, तो ये लोग के पास पैसा आया, पावर आई, और जब पैसा आता है, पावर आती है, तो पार्लियामेंट में इन्होंने जगह बना ली, ठीक है। इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो गए, और पहले जो राजा था, ब्रिटेन का पूरा एक राजा हुआ करता था, उसको धीरे धीरे जब इनके पास पावर आ गई तो पार्लियामेंट के थ्रू ही कानून पास करा के इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी, बल्कि बिना लड़ाई के, ठीक है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, पैसे के बल पे इसको हटा दिया, और फिर उसके बाद पूरे ब्रिटेन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। जो पार्लियामेंट थी बिना किसी खून खराबे के एक रेवोल्यूशन लाई थी, जहाँ पर जो मोनार्क था, जो राजा था, उसकी पावर को सीज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और कहा आप सारा काम पार्लियामेंट करेगी। 29 क्वेश्चन है, आपको सॉइल पहचानना है, उस सॉइल के बारे में कुछ चीज़ें दी हैं। ये वहाँ पर डेवलप होती है जहाँ टेम्परेचर हाई होता है और बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। जो ह्यूमस कंटेंट है वो कम होता है, और ये कहाँ पाई जाती है ये आपको दिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो ये किस सॉइल की क्वालिटी है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये लेटराइट सॉइल की क्वालिटी है, ठीक है। 30th वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रिसोर्स कैन बी पुट इन टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या है भाई, लहरों से जो एनर्जी बनती है वो कौन सी होगी, रिन्यूएबल है, यानी बार बार रिन्यू होती है, कभी खत्म नहीं होगी। जैसे इसी में आपका सोलर एनर्जी भी आती है, विंड एनर्जी भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। टाइडल एनर्जी सारे किसके एग्जाम्पल हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 31st वाला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, पावर शेयरिंग से रिलेटेड बात कही गई है, और आपको आंसर करना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, और कौन से स्टेटमेंट सही हैं वो आपको बताना है। तो एक एक स्टेटमेंट हम देखते हैं। पावर शेयरिंग से रिलेटेड बात हो रही है, तो पावर शेयरिंग क्या गुड है, अच्छी है डेमोक्रेसी के लिए? तो हाँ भाई, कोई शक नहीं है इसमें कि पावर शेयरिंग सही है, तो पहला ऑप्शन तो होगा। देखो बी वाला तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो ऐसे हटा लो, ठीक है। जब ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा आ जाए ना, तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया अगर ऑप्शन, तो बी तो नहीं हो सकता। अब ए सी डी यही में से कुछ होगा। अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट क्रिएट्स हारमनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें हारमनी पैदा करता है, यानी मिलजुल कर साथ रहने को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हाँ, ये बात सही है, पावर शेयरिंग होगी तो लोग मिलजुल कर रहेंगे, सारी कम्युनिटी का उसमें शेयर होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है, देखो सी वाला तो ऐसे ही हट गया, सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। अब हमें फर्स्ट ए वाला और डी वाले में चेक करना है, ठीक है। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, यानी जो गवर्नेंस है, जो रूल चल रहा है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है, यानी गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है वो हमको देखने को मिलता है। तो बात सही है, जब पावर शेयरिंग होगी ना तो सरकार के काम हमको समझ में आएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की आत्मा है। पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगा, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी जनता चूज़ करती है, तो जनता को हक होता है हर चीज़ के बारे में जानने की कि सरकार ऐसा फैसला क्यों ले रही है। यहाँ तक कि हमारा जो एक्ट है RTI वाला, उसको आप फाइल करके इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हो। यहाँ तक कि एक मैं पढ़ रहा था, बहुत तरीके के लोग सवाल पूछते हैं, तो उसमें ये पूछ रहा था, एक ने सवाल किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच कैसे तैयार करते हैं, कौन लिखता है उनकी स्पीच। तो ये तक RTI लोग फाइल करते हैं, यानी जान सकते हो कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है। बहुत सी चीज़ों में नहीं दे सकते, जैसे आप ये नहीं पूछ सकते कि हाँ डिफेंस में क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं पूछ सकते जो सेंसिटिव चीज़ है। बाकी जनरली आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, तो ट्रांसपेरेंसी होती है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। बाकी फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं, इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज। तो जो अलग अलग पार्टीज है ना, उनके बीच में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है, राजनीति से जुड़ी हुई बात होती है, समाज से जुड़ी हुई बात नहीं होती उसमें। यानी हर पार्टी ये चाहती है कि हम इलेक्शन जीत जाएं, ठीक है। तो टोटल क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। तो यहाँ सोशियो पॉलिटिकल लिखा है, तो फोर्थ वाला गलत होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब 32nd वाला क्वेश्चन है, हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन द फेडरल नेशन। तो फेडरलिज्म वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो एक अंपायर की तरह काम करती है। अंपायर का काम क्या होता है, वो डिसाइड करेगा कि भैया आउट हो कि नहीं हो,
ठीक है, बेसिकली यही होता है। बाकी रन वगैरह तो पता चल ही जाता है, लेकिन मेन चीज़ होता है कि आउट हो या नहीं हो। अगर मान लो आप आउट नहीं हो लेकिन अंपायर ने दे दिया और आपने रिव्यू नहीं लिया, तो रिव्यू वाला ऑप्शन है, रिव्यू को अगर छोड़ दो, मान लो जो पहले का टाइम का अगर देखें कि रिव्यू वगैरह नहीं होता था, तो अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो भैया तुम आउट हो गए, भले ही तुम आउट ना हो। ठीक है, आपको लगे कि अरे ये तो बैट में लगी है, LBW दे दिया, तो वहाँ कुछ नहीं चलेगा। तो अंपायर का बेसिकली ये चीज़ आपके बुक में दी हुई है कि जुडिशरी क्या करती है, वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी है उसका क्या मतलब है। भाई दो लोग मान लो झगड़ा कर रहे हैं, एक कह रहा है कि भाई हमारी बात सही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है, इसका मतलब ये है। दूसरा कहे कि नहीं, इस बात का मतलब ये है, जो संविधान में लिखा है उसका बात मतलब ये है। तो अब कौन समझाए कि इनमें से कौन सी बात सही है? तो उस केस में जुडिशरी आती है, जो बताती है कि हम बताते हैं जो संविधान में ये बात लिखी हुई ना, जिस पे दो लोग झगड़ा कर रहे हो, एक कह रहा है कि इसका मतलब ये है, दूसरा कह रहा है इसका मतलब ये है, तो हम बताते हैं इसका सही मतलब क्या है। तो जुडिशरी का मेन काम, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सही मतलब बताती है कि हाँ ये जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कोर्ट यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी और ऑप्शन देख लो कैसे वाहियात ऑप्शन दिए हैं। जुडिशरी रूल ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल करती नहीं भाई, तो बराबर है, हम देखें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेंटर एंड जुडिशरी वर्क टुगेदर, नहीं, ये लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग इंडिपेंडेंट काम करते हैं। कोर्ट चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट संविधान नहीं बदल सकती, संविधान में जो चेंज होता है वो पार्लियामेंट वगैरह के जरिए होता है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन कोर्ट तो नहीं कर सकती। तो ऐसे भी आप सही ऑप्शन लगा सकते थे। अब 33 वाला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, असर्शन और रीजन। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन आपको चूज करने हैं। असर्शन में क्या लिखा हुआ है, श्रीलंका अडॉप्टेड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। श्रीलंका के अंदर क्या था, ये कह दिया गया था कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है अब वही एक सरकारी लैंग्वेज होगी, उसी में सारे सरकारी काम होंगे। तो ए वाली बात तो सही है। अब आर वाली बात चेक करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर द कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन, यानी जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी ना, वो उनका जो कल्चर है, यानी उनकी जो संस्कृति है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो धर्म है, कौन सा, बुद्धिज्म वाला। याद करो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फोस्टर बुद्धिज्म, ये वर्ड लिखा है फोस्टर, तो ये रीजन वाला भी सही है। तो ए भी सही, आर भी सही, ऐसे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो अब बताओ बी वाला सही होगा कि ए वाला सही होगा ऑप्शन। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो आर में बात लिखी है वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ऐसे मैंने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में बहुत आपको कराया है, ठीक है, आपने देखा होगा, समझ जाओगे कि इसको कैसे करते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, आप देखो असर्शन में पूछो, इसका रीज़न एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि श्रीलंका ने जो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था, वो क्यों किया था? भाई ऑल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल बना सकते थे, लेकिन सिर्फ सिन्हाला को ही क्यों बनाया कि भाई सिन्हाला ही वाला होगा? क्योंकि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वो ये चाह रही थी कि उनका जो कल्चर है और उनकी जो लैंग्वेज है और उनका जो धर्म है वो आगे बढ़े। अगर दूसरी लैंग्वेज को भी शामिल कर देते तो फिर इनका लैंग्वेज कैसे आगे बढ़ती? अगर सिन्हाला कर दिए तो अब बेचारे जो तमिल बोलने वाले हैं उनको भी मजबूरी में सिन्हाला सीखना पड़ेगा, इस तरह सिन्हाला भाषा ज़्यादा स्प्रेड हो पाएगी। ठीक है, तो इसका जो ए वाली बात है उसका एक्सप्लेनेशन हमको आर में दिया है, तो ऐसा जब हो तो हम ए वाला ऑप्शन लगाते हैं। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 34 वाला क्वेश्चन है, आपको ये मैच द कॉलम दिया हुआ है, सही इसमें से चूज़ करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके अंदर आती है? चलिए इसको मैच करके मैं दिखाता हूँ। तो ये आपके रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर आता है। ये क्या होता है? ये वो चीज़ें हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब ये लिस्ट बनाई जा रही थी कि भाई यूनियन में क्या होगा, स्टेट में क्या होगा, कॉन्करेंट में क्या होगा, उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं थी, क्योंकि वो टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना कुछ था नहीं और कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें थी नहीं, तो उसके बारे में तो लिखा ही नहीं गया कि भाई इसको किस लिस्ट में लिखा जाए। तो बाद में ऐसी चीज़ें जो ऐड हुई वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का 4 हो गया। पुलिस के किसके अंदर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। एजुकेशन देखो कॉन्करेंट के अंदर आती है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, इसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। डिफेंस प्योरली आपका यूनियन के अंडर में आती है, आर्मी जैसे वगैरह हो गई डिफेंस की चीज़, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करेगी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। इसका फर्स्ट का 4 है और सेकंड वाले का ये 3 है और थर्ड वाले का क्या है? फर्स्ट है 4 3 1 4 3 1 और लास्ट क्या है? डिफेंस किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में, यानी 2 में 4 3 2 1 4 3 1 2, हाँ 4 3 1 2 है ना, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 35 क्वेश्चन है, अनीता इज अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब निकली है, उसके लिए अनीता ने एग्जाम में अपीयर हुई है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कितनी लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन है, कैन शी ऑप्ट टू टेक द एग्जाम, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर
जो लैंग्वेज मेंशन है उनमें से किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि कानूनी तौर पर उसे एक्सेप्ट किया गया है। तो ऐसी कितनी लैंग्वेज है? एक तो आपकी हिंदी है और उसके अलावा 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 21 + 2 22 हो गई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ लोग गलती कर सकते हैं, 21 देखे 21 लगा दिए, लेकिन आपके बुक में जो लिखा हुआ है 21 तो शेड्यूल लैंग्वेज है। हिंदी भी एक मेन लैंग्वेज है हमारी। 36 वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यानी कैसे देश चलता है, उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो कौन सा सिस्टम है ये, वो आपको बताना है। तो उसके बारे में क्या बात लिखी है? तो पहली बात यहाँ लिखी हुई है, जो पावर है वो शेयर होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट के बीच में। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर स्टेट को देता है और स्टेट किसको देता है? लोकल गवर्नमेंट को। इट इज़ कॉल्ड एज थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसी है? थर्ड टियर है, यानी थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट है आर रिक्वायर्ड टू शेयर, यानी स्टेट गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि कुछ पावर अपनी और कुछ पैसा वो थर्ड टियर के साथ शेयर करें। यानी स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पैसा भी देगी और कुछ पावर देगी, जिसके हिसाब से वो लोग अपने लेवल पर डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। पावर सेंटर के पास थी, उससे हमने अलग अलग स्टेट में पहले बांट दिया। कई स्टेट्स हैं उनमें सब हमने बांट दिया, और हर स्टेट ने अपने लोकल लेवल पे जो थर्ड टियर वाली गवर्नमेंट थी उसमें बांट दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सेंटर से दूर पावर जा रही है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सारी पावर एक जगह इकट्ठा होती है, तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। पावर शेयरिंग की रेस्पेक्ट में बात करें तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारी पावर एक जगह आके कलेक्ट हो जाए, यानी एक ही जगह सारी पावर हो, सारे डिसीजन एक ही जगह से लिए जा रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर डिवाइड हो जाती है। तो चलिए ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा होगा। फेडरल सिस्टम नहीं, इसे हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है, या डिसेंट्रलाइजेशन भी सिंपली हम कह सकते हैं। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया एज अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट क्या होता है? देखो फेडरलिज्म में बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती। सेंटर के पास अपनी अलग पावर है, स्टेट के पास अपनी अलग पावर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को मजबूर नहीं कर सकती, हाँ ये करो ये ना करो। तो हमारा क्वासी फेडरल यानी पूरी तरह से फेडरल नहीं है। कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिए हैं इंडिया का जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके बारे में। तो पहला ऑप्शन है मोर पावर विद सेंटर। तो भाई सेंटर के पास पावर ज़्यादा होती। ऐसे चेक करो कि अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है या चीफ मिनिस्टर के पास? तो आपको यार प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और प्राइम मिनिस्टर किसका बनता है? सेंटर का बनता है। तो सेंटर के पास ही ज़्यादा पावर होती, बड़े बड़े फैसले सेंटर ही लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। देखो यहाँ नीचे ऑप्शन से आप देख सकते हो, सी तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट को तो काउंट नहीं किया, सेकंड थर्ड फोर्थ है, ठीक है। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन में ना जहाँ अलग अलग स्टेटमेंट का दिया होता है, ऐसे एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक आप पहुँच सकते हो। सेकंड है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट विद सेंटर, यानी नई नई चीज़ें जो ऐड कर होती हैं, जो रेसिड्यूरी लिस्ट के अंदर आती हैं, उस पर कानून कौन बनाता है? सेंटर बनाता है, ठीक है। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो इस हिसाब से ए वाले को भी गलत कर दो, और देखो डी वाला भी गलत हो गया, तो बी तो ऐसे ही सही हो गया। दो ही स्टेटमेंट से हमने बता दिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में है? बस बी वाले में ही है। लेकिन और भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? इक्वल सब्जेक्ट विद सेंटर एंड स्टेट, यानी सेंटर और स्टेट के पास बराबर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। करेंसी एंड रेलवे विद सेंटर, तो ये बात सही है। जो करेंसी है देखो पूरे देश में चलती है, तो जहाँ पूरे देश से मामला हो सेंटर के पास आएगा। रेलवे क्या है? पूरे देश में चलती है भाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये भी सेंटर के पास ही है, ठीक है। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो बी ऑप्शन सही है। 38 वाले में क्या कह रहा है? आपको करंट स्टेटमेंट पहचानना है। यहाँ पर फेडरलिज्म, इंडिया के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, उससे रिलेटेड सही बात कौन सी है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो बात सही है। इंडिया को क्या कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट आपके एग्जैक्टली बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। जो पावर शेयरिंग है ना यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, यह हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी अगर यही शेयरिंग नहीं होगी तो हमारा संविधान बहुत कमज़ोर होगा, क्योंकि देखो हमारे देश में इतने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग रीजन के हिसाब से लोग रहते हैं, धर्म जाति के हिसाब से। तो अगर हम पावर को बांटेंगे नहीं ना तो बहुत झगड़े हो सकते हैं, इसीलिए पावर को बांट दिए कि भाई सबके पास पावर चली जाए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, यानी बहुत आसानी से इस पावर शेयरिंग को चेंज कर सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल है।
फोर्थ स्टेटमेंट है पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो ये बात देखो आपके बुक में क्लियरली लिखी हुई है, पार्लियामेंट अकेले ही इस पावर शेयरिंग वाले सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज करना हो, क्या चेंज हो सकता है? हाँ, चेंज हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। अगर हमको इस पावर शेयरिंग वाले में या कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंज करना होता है तो हम कर सकते हैं। उसके लिए तरीका ये होता है कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, आपका जो लोकसभा है वो और राज्यसभा है, दोनों से आपको पास कराना होगा कि हाँ भाई चेंजेस होने चाहिए। कैसे? 2/3 मेजॉरिटी से, यानी हर 3 में से 2 बंदा कहे कि हाँ भाई चेंज होने चाहिए, तो पार्लियामेंट पास हो गया। फिर जितने भी स्टेट हैं वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जहाँ विधायक वगैरह जाके बैठते हैं, आधे से ज़्यादा स्टेट भी उस चेंज को एग्री करें कि हाँ भाई चेंज होने चाहिए, तब जाके बदलाव हो सकता है। तो पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकती, और आसान भी नहीं, ये भी देख लिया आपने। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है? ए वाला ऑप्शन होगा। 39 वाला क्वेश्चन है, देखो असर्शन रीजन वाला है, कौन सा सही है आपको बताना है। असर्शन की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशन हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड इन कंट्री। तो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वो आपको बताता है कितना सोसाइटी में और इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है। देखो सोसाइटी में 2 मेन चीज़ होती है। एक, सोसाइटी अच्छी कब बनती है? जब वो सोसाइटी के अंदर एजुकेशन अच्छी हो, और दूसरा हेल्थ अच्छी हो। तो सोसाइटी की ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए। और इकोनॉमिक्स जहाँ पैसे से बात होती है, यानी ये कौन सा आ जाएगा? इनकम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट में यही 3 चीज़ तो होती है, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। तो ये कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में यही चीज़ मेंशन होती है, तो बात सही है असर्शन। रीज़न की बात करें, कंपेरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 2 कंट्री एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आपको नेशनल इनकम को कंपेयर करने की ज़रूरत है? तो भाई ऐसा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती है। पहली बात तो नेशनल इनकम देखी ही नहीं जाती, तो ये तो बात ही खत्म हो गई, ऐसे ही गलत हो गया। क्या देखा जाता है? एवरेज इनकम देखी जाती है, या पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हो, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कह सकते हो, ये देखी जाती है। साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी पैदा होते ही जो अंदाज़ा लगाते हैं कितने साल जिएगा, वो भी देखा जाता है इसके अंदर। लिटरेसी रेट देखा जाता है, और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी देखा जाता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस पे जाके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार होता है। तो रीज़न तो गलत हो गया, ए सही, आर गलत, मतलब ए ट्रू, आर फॉल्स, सी ऑप्शन सही होगा। 40th क्वेश्चन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो हाँ भाई, ये हमारा वही आ गया। कौन सेक्टर में आएगा? कोरियर वाला क्या करता है? सर्विस देता है, टची सेक्टर के अंदर आएगा, बात सही है। तो हमें सही बताना तो ऐसा ही हो गया, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, थोड़ा हम सीख ही लेंगे क्या करना है। फिशरमैन जो मछली पकड़ता है, देखो मछली क्या है? नेचुरल चीज़ है, डायरेक्ट नेचुरल चीज़ जो चीज़ हासिल की जाती है जिस सेक्टर के अंदर, वो आपका प्राइमरी होता है। खेती बाड़ी करना, डेयरी का काम करना, मछली पकड़ना, ये किस में आता है? प्राइमरी के अंदर आता है। कारपेंटर जो लकड़ी वगैरह काम करता है, तो भाई देखो नेचुरल चीज़ वो कर नहीं रहा है, नेचर से जो चीज़ मिली थी लकड़ी, उससे कुछ और बना रहा है, तो ये सेकेंडरी के अंदर आता है। तो ये देखो प्राइमरी दिया, ये गलत है, ये भी गलत है। ट्रांसपोर्ट करना, ये टर्चरी के अंदर आता है, सामान एक जगह दूसरी जगह ले आना या खुद भी जाना इधर उधर, टर्चरी के अंदर आता है। यहाँ सेकेंडरी दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। 41 वाला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग। ये डाटा जो दिया है उसे देखो और आंसर आपको बताना है। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, क्या दिया है? कंट्री ए बी सी दिया हुआ है, और मंथली इनकम यानी हर महीने कितनी कमाई हो रही है यहाँ पर सिटीजन्स की इन 2007 इन रुपीज़। तो रुपीज़ में ही इनकम दी हुई है, और यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के तौर पर 5 सिटीजन लिए गए हैं, 5 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग इनकम है मंथली। तो हमसे क्या यहाँ पूछ रहा है बेसिकली, रीता इज़ एम्प्लॉय ऑफ, रीता क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है जिसका ट्रांसफ़र होता रहता है अलग अलग कंट्री में, ठीक है, हर 3 साल में। उसको ये मौका दिया गया कि वो चूज़ करे, 3 कंट्री उसके सामने है जो ऊपर टेबल में दिया है ABC में से, इनमें से किसी एक कंट्री जहाँ वो जाना चाहे वहाँ उसको जॉब मिल जाएगी। तो उसने क्या भाई, कहीं जाओगे तो थोड़ा देखोगे ना कि कहाँ क्या सिस्टम है सही, वहीं जाकर आप जॉब करना चाहोगे। तो उसने एवरेज इनकम को कैलकुलेट किया, और उसके बाद जो डाटा उसे हासिल हुआ उसने चूज़ किया कि हम कंट्री ए के अंदर जाएंगे, वहाँ हमें ट्रांसफ़र कर दो हमारा। तो भाई ए में क्या खास है ये हम देख लेते हैं। तो पहले एवरेज इनकम उसने कैलकुलेट की, तो हम भी कर लेते हैं भाई। इसको जोड़ो, ये तो आपके बुक का ही है, ठीक है। ये जो टेबल दिया हुआ है इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 50,000 टोटल इनकम आएगा, ठीक है। एवरेज के लिए 5 से डिवाइड करो क्योंकि 5 लोग हैं, तो एवरेज इनकम की बात करें तो 10,000 होगा, 10K, ठीक है। इसको जोड़ लो, ये भी कितना होगा? ये भी 85,000 होगा, ठीक है। इसका भी एवरेज 10K होगा। इसको भी आप जोड़ लो, ये भी आपका 50,000 होगा, इसका एवरेज 10K होगा। तो एवरेज इनकम तो बराबर है। तो जब एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कह लो बराबर है, तो कंट्री ए क्यों चूज़ किया?
तो ये टेबल और ये जो टॉपिक है मैंने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जानते होगे कि ए वाले के अंदर बहुत अच्छे से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा अमीर है, सबकी इनकम एक एवरेज में है, यानी यहाँ पर रिस्क कम है। बी वाले में अगर 5th सिटीजन बन गया तब तो पैसा ज़्यादा है, लेकिन बाकी 4 लोगों की तो हालत ख़राब है, कौन से में हम पहुँच जाएँ हमें क्या पता। इस तरह सी वाले में देखो बहुत कम सैलरी है, बस 2 ही लोग हैं जिनकी सैलरी ठीक ठाक है, तो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी वो, और ये सोचा कि भाई ए वाले को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ इनकम जो है ऑन एन एवरेज सब बराबर ही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मोस्ट ऑफ सिटीजन आर रिच एंड स्टेबल, इसलिए नहीं, ज़्यादातर तो रिच नहीं है, ए के अंदर सब एक बराबर ही है। भाई 10,000 तो देख रहे हो, मैक्सिमम 10,200 कमाने वाला है, तो 10,200 कमाने वाला तो रिच तो हो ही नहीं सकता। हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बहुत बराबरी से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात सही है। देख लो ज़्यादा फर्क नहीं इनकम में, 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, ठीक है। नेशनल इनकम हाई है, नहीं ऐसा नहीं, एवरेज इनकम सिटीजन लोअर है, तो भाई देखो नेशनल इनकम जो टोटल है वो बराबर है सब 50,000, एवरेज इनकम बराबर है 10,000, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन इसका सही है। 42nd वाला क्वेश्चन देखते हैं। विजय इज अंडर नरिश्ड एज इज वेट इज 45 kg एंड इज हाइट इज 1.78 मीटर, फाइंड द बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो उसका BMI क्या होगा? BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? हमको वेट पता है, तो वेट हम लिख लेते हैं kg के अंदर, और जो हाइट है वो मीटर के अंदर ले लेते हैं, हाइट का स्क्वायर। तो वेट क्या है 45, हाइट क्या है हमारी 1.78, इसका स्क्वायर करेंगे। 1.78 का स्क्वायर होगा आपका 3.16, तो बेसिकली हमको 45/3.16 करना है, तो इसका आंसर 14.2 आएगा, ठीक है। तो BMI कौन सा होगा? देखो ऑप्शन तो यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है शायद डी वाला हो, 14 की जगह 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है, या कोई सा भी हो। देखो ये आंसर है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है आई थिंक, ठीक है, गलत ही है, क्योंकि आप वैसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो BMI 14.2 ही आएगा, या तो यहाँ पर मीटर वगैरह कुछ गलत दिया होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। खैर फॉर्मूला हमारा सही है, यहाँ कैलकुलेशन हमारी सही है। 43rd वाला क्वेश्चन है। एक वुमेन है जो वर्क करती है मिठाई की दुकान पे अपने गांव में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी जब आओगे तभी काम मिलेगा। गेट्स बहुत कम सैलरी उसको मिलती है पूरा दिन भर काम करने में, कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, कोई पेड लीव नहीं मिलती, यानी जिस दिन काम बनी होगा उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उसकी तनख्वाह से पैसा भी कट जाता है अगर वो काम पे ना आए। कौन सेक्टर में वो काम कर रही है? तो ऐसी बुरी हालत तो बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों की ही होती है, ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 44th वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 2017-18 का डाटा दिया हुआ है, अलग अलग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिया है परसेंटेज में, यानी कितने % लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइमरी में 44% लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में 25% और टर्चरी में 31% लोग काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा किस में काम कर रहे हैं भाई? प्राइमरी में काम कर रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है वो हम देखते हैं। इन तीनों में से ये पूछ रहा है वाई डिड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हाई। तो प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं, यानी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसमें क्यों है? सही ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके रिलेटेड आपने टॉपिक में पढ़ा होगा कि प्राइमरी सेक्टर में क्यों ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत ज़्यादा काम है, बल्कि पंगा ये है ना कि प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं। जैसे कोई खेत है, उसके अंदर 2 लोग काम कर सकते हैं। अब उस खेत में कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 लोग, क्योंकि किसी के पास और कोई काम ही नहीं है, तो भैया खेती में काम कर लेते हैं। तो एक बंदा जितना काम कर सकता है उससे कम काम कर रहा है, यानी एक खेत पे जब 2 लोग काम कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो अगर 5 लोग काम करेंगे तो काम बढ़ जाएगा, यानी हर आदमी के हिसाब से काम अब कम हो गया। तो एक आदमी जितना काम कर सकता था उससे कम काम कर रहा है, तो इस चीज़ को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी रोज़गार तो है, पैसा वैसा तो मिल रहा है, लेकिन जितना वो काम कर सकता है, जितनी उसकी हैसियत है, जितनी एबिलिटी है, जितना पोटेंशियल है, उतना वो काम नहीं कर रहा है। तो पंगा ये है कि प्राइमरी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी आप ये ऑप्शन भी देखो, लो जॉब अपॉर्चुनिटी इन सेकेंडरी सेक्टर, तो ये बात भी सही है एक हद तक कि सेकेंडरी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी कम है, मौके कम है, लेकिन जो हमारी बुक के अंदर रीज़न जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है प्राइमरी सेक्टर की प्रॉब्लम का, वो यही दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी बुक के हिसाब से आपको बात करनी है कि हमारे में जो मेन प्रॉब्लम बताई गई है प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की, वो यही है कि वहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। 45th वाला क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन में क्या लिखा है? क्रूड ऑयल का जो रिजर्व है पूरी दुनिया के अंदर वो डिप्लीट हो रहा है, यानी वो कम हो रहा है। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसके खजाने जो है वो जो जमा है वो कम हो रहा है। वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल सब्सटीट्यूट फॉर इट। इसके बदले की कोई चीज़ हमको ढूंढनी पड़ेगी। तो क्या ये बात सही है?
तो बिल्कुल बात सही है भाई, क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल है वो कम हो रहा है, और इस बात की भी ज़रूरत है कि कोई इसका दूसरा बदला हम ढूंढें कि भाई तेल की जगह कोई और चीज़ हमको मिल जाए। रीज़न की बात करें तो ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। भाई तेल पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं, इसको कौन गलत लगाएगा, ये भी सही है। तो बताओ ए वाला ऑप्शन सही होगा कि बी वाला, क्योंकि दोनों में ही ए आर ट्रू है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे क्या ये रीज़न में जो बात लिखी गई है वो ए का एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ बहुत से लोग गलती कर सकते हैं। कैसे गलती कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो कच्चे तेल हैं वो ख़त्म क्यों हो रहे हैं, डिप्लीट क्यों हो रही, क्या रीज़न बताओगे आप ही कहोगे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात, जो रिज़र्व है वो लिमिटेड है ना, कि भाई इतना ही तेल है, रिकॉर्डेड होता है कि भाई यहाँ पर इतना तेल है। तो एक तो ये है कि लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल है चाहे जितना इस्तेमाल करो, तो ख़त्म तो एक दिन होना ही होना है, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात ये है कि हम इस्तेमाल ही बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो ये रीज़न हो सकता है। लेकिन ये रीज़न नहीं दोगे क्योंकि तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं इसीलिए तेल ख़त्म हो रहा है। तो क्या तेल दाम देख के भाग जा रहा है क्या? तो रीज़न तो नहीं हो सकता इसका ये। लेकिन हाँ, अगर ये स्टेटमेंट अपोजिट होता, यानी असर्शन के अंदर ये वाली बात लिखी होती, ठीक है, कहने का मतलब ये है रीज़न ये ना हो के ये असर्शन होता और ये वाला रीज़न होता, तो आप ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते। इस केस में तो अभी बी वाला होगा ना कि एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सेशन में ये लिखा होता कि जो ऑयल है, पेट्रोल के प्राइस वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं क्यों बढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे इसलिए क्योंकि भाई कम हो रहा होगा, ख़त्म हो रहा होगा तेल, तभी तो कोई चीज़ मार्केट में कम होती है उसका दाम बढ़ जाता है। तो रीज़न में यही दोगे, क्रूड जो रिजर्व है पूरी दुनिया में वो कम हो रहे हैं, तो उस केस में ये ऑप्शन सही होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है हमारा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप आप समझ गए होगे। ये 46 वाला क्वेश्चन है। एक आदमी है जिसको नौकरी मिली है फूड प्रोसेसिंग फार्म में, ठीक है, वेर ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, यानी हाथ से बहुत सारे काम करने हैं। उसकी जो वाइफ है और उसकी जो बेटी है ऑल्सो हेल्प हिम इन वर्क ऑन द फार्म एवरी डे, रोज़ाना वो भी लोग अपना मदद कर दे रही है, उनकी वाइफ और डॉटर। कौन से एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है ये? तो एग्जाम्पल किसका है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ वही पंगा है, एक खेत है, एक आदमी अपना काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ भी मदद कर रही है और उसकी डॉटर भी एक तरह से हेल्प कर रही है। इनका खुद का अपना नौकरी नहीं है, यानी इनको खुद की अपनी सैलरी नहीं मिलेगी, कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बस ये साथ में हाथ बटा रही है। वैसे ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, सीजनल एम्प्लॉयमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि रोज़ाना काम कर रही है, मौसम के हिसाब से नहीं कर रही है। ओवर एम्प्लॉयमेंट यानी ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं इसीलिए हाथ बटा दे रही हैं। साइक्लिंग एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि भाई एक दिन हम कर लेंगे, दूसरे दिन तुम कर लो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली सब लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, इसलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम सेक्शन सी और डी कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि वो सोर्स बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी। अभी इतना ही रखो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करो। मैं कोशिश करूँगा कल तक, सुबह तक नहीं तो कल शाम तक तो उसे भी डाल दूँगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा दूसरे पार्ट की, जहाँ सी और डी की है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो का आइकन बन कराएगा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ नेक्स्ट वीडियो लिखा होगा, उसके ऊपर एक वीडियो का आइकन बन के आएगा, वहाँ क्लिक करोगे तो अगली वाली वीडियो पर पहुँच जाओगे। बाकी इधर सैम्पल पेपर प्लेलिस्ट ऐसे लिखा होगा और ऊपर प्लेलिस्ट का आइकन बना होगा, तो वहाँ क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ मैं सारे सब्जेक्ट का डाल दूँगा, इसका भी डाल दूंगा। ये जो पार्ट 1 अभी हमने डिस्कस किया, पार्ट 2 में जो सी और डी सेक्शन करेंगे वो वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साइंस, मैथ, इंग्लिश सबका उसी में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बनाता जाऊँगा उसमें डालता जाऊँगा, तो एंड में भी आपको वीडियो में ये मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर करता रहता हूँ, वहाँ से देख सकते हो। अगर ना मिले फिर भी तो यार कमेंट बता देना, मैं लिंक डायरेक्ट आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसके अलावा आपको सब्जेक्ट की थ्योरी वगैरह पढ़नी है तो उसकी भी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, और उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख सकते हो। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के जब ऑल पे आप क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही जैसे अपलोड होगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, फेसबुक पेज भी आप लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। ओके, तो बहुत जल्दी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।